वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक्टीरियल सेल कल्चर के बारे में। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। इन द सीक्वेंस ऑफ दैट आज हम लोग इस बात करेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में कि क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं और कहाँ कहाँ से पॉसिबली आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ आज आपको यहाँ से जानने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल टिश्यू कल्चर की जो मतलब एनिमल जो सेल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली आपके प्लांट से और आपके बैक्टीरिया से जो कि आपने अभी तक पढ़ा है, उन सब से क्या होती है डिफरेंट होती है। इनके लिए न्यूट्रिएंट मीडिया भी अलग होंगे, इनको कल्चर कराने के लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए उनकी भी ज़रूरतें जो होगी अलग होगी। साथ-साथ यहाँ पे एनिमल जो सेल्स होते हैं उनको सर्वाइव करना या फिर उनको कल्चर करना थोड़ा-सा टीडियस होता है एज़ कम्पेयर टू द आपके प्लांट या बैक्टीरिया के। नंबर पहला रीज़न यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसा कि अगर आपने देखा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, प्लांट भी बहुत आसानी से क्या करते हैं ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स की बात अगर हम करें तो इनका जो स्पीड होती है दैट मीन्स डिवाइड करने की जो रेट होती है बहुत ही स्लो होती है। दैट इज़ व्हाई आप जब कभी एनिमल सेल्स कल्चर पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि इन्फेक्शंस हो जाने की, मीन्स माइक्रोब्स जो होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं ग्रो कर जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरियल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर्स, एनिमल टिश्यू कल्चर्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और इसको करना थोड़ा-सा ज़्यादा टीडियस भी होता है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती हैं, अलग-अलग होती हैं। नॉर्मल अगर आप यहाँ पे एनिमल सेल कल्चर के बारे में अगर आप देखें तो जिस तरीके से आपने प्लांट टिश्यू कल्चर को या प्लांट सेल्स को कल्चर कराया और अलग-अलग मीडिया यूज़ किए, कॉमन जो चीज़ें होंगी वो सेम होंगी कि आप डिज़ायरेबल कहीं से क पहले टिश्यू को क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे, फिर आप उसको अच्छे तरीके से किसी मीडिया में क्या करेंगे सर्वाइव कराएँगे, मीन्स ग्रो कराएँगे, फिर आप उसको किसी अच्छे ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर, पीएच, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 ये सारी चीज़ें क्या हो मिलती रहे। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल जो प्रोसेस हो जाता है वो एनिमल सेल कल्चर का कहलाता है। तो नॉर्मली एनिमल सेल कल्चर का मतलब क्या है कि किसी भी सोर्स ऑफ एनिमल टिश्यूज से सेल्स को निकाल करके उसे किसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराएं कंटिन्यूअसली, तो उसको आप क्या बोलेंगे दैट इज द एनिमल सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। तो एनिमल सेल कल्चर का से को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल्स होती हैं एनिमल वाली उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरीके से वो बाकी जो आपने टेक्निक पढ़ा है उनसे वो डिफर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ सेल्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस इज कॉल्ड सेल कल्चर। किसी भी सेल्स को अगर आप लेबोरेटरी मींस इन विट्रो कंडीशंस में सुटेबल आपके सारे जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं मींस मीडिया होते हैं, अगर आप उनको दे करके उसे ग्रो कराते हैं तो आप उसको सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। तो सेल कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप डिजायरेबल मींस वांटेड जो सेल्स होती हैं उनको आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडिया देते हैं और उस मीडिया में के साथ साथ वहाँ पे सारा आप ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं, पीएच देते हैं और लाइट देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। सो सेल कल्चर के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया जा रहा है कि होमोलॉगस पॉपुलेशंस ऑफ अ सेल्स डिराइव फ्रॉम अ सिंगल पेरेंटल सेल्स इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सेल है और इससे बनने वाली जितनी भी सेल्स हैं वो सब भी फिर आपके फिलहाल क्या हो फर्दर एक जैसे ही प्रॉपर्टी शो करें, मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी हो एग्जैक्टली इसके जैसी हो तो उसे आप क्या बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। तो एक किसी पेरेंटल सेल्स से अगर सेल्स निकाल करके आप उसके पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं तो चूंकि इन दोनों के फंक्शंस में, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस आते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ सेल्स को हम क्लोन के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप क्लोन का वर्ड कब आप यूज करेंगे। तो जब कभी आपके जो पेरेंटल हैं और जो आपके न्यू वाले बन रहे हैं अगर ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो, मीन्स एकदम एग्जैक्टली फोटोकॉपी हो, तो उसके केसेस में आप क्या बोलते हैं दैट इज द क्लोन का नाम दिया जाता है। एक सेल्स से जितने भी पॉपुलेशन से डिराइव हो रही हैं, पॉपुलेशन जो सेल्स का बन रहा है उसको आप क्लोन के नाम से जानते हैं। ओके, सो ऑल सेल्स विद इन अ क्लोनल पॉपुलेशंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जितने भी आपके ये पॉपुलेशंस बनेंगे, जैसे इससे फिर से इससे दो बनेगा, इस वाले से फिर से क्या बनेगा आपका दो बनेगा, ऐसे करते करते ढेर सारे पॉपुलेशंस हो जाएंगे। तो इस क्लोनल पॉपुलेशंस में पाए जाने ईच एंड एवरी सेल्स जो होंगे वो सबके आपस में क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे, बिकॉज दे कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन विद इन द इंटायर द सेल्स आर द सेम। जितने भी इंफॉर्मेशन को वो कैरी आउट करेगा वो सारे सेल्स वो क्या होंगे आइडेंटिकली सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दैट इज वाई आप उनको क्लोन के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्लोन कब बनता है और क्लोन के उस पॉपुलेशन से पाए जाने वाले जो सारे सेल्स होंगे क्या उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक जो कंटेंट होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो आप इसको यहाँ पे समझिए कि ये क्लोनल जो पॉपुलेशन होंगे उनमें पाए जाने वाले सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे सेल्स सेम होंगे।
ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप किसी एक टिश्यू को क्या करते हैं, डिटैच करते हैं और उसको ग्रो कराते हैं, तो इस ग्रो करने से जो पॉपुलेशंस आपकी बनती है, वो सभी के सभी सेम काइंड ऑफ सेल्स बना लेते हैं और ऐसे सेल्स जिनके पास सेम प्रॉपर्टी हो, उसको आप क्लोन के नाम से जानते हैं और उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, मीन्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। सो एनिमल सेल का जो कल्चर है, मीन्स एनिमल सेल को कल्चर करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से हम प्रोसीजर यूज करते हैं, क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, इन सब के बारे में वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई भी एनिमल जो सेल्स होता है उसका फीचर्स क्या होता है, मतलब किस तरीके का बिहेवियर शो करता है और आपकी इस प्रॉपर्टी से भी सवाल पूछे जाते हैं। सो नंबर पहला है कि एनिमल सेल्स कैन ग्रो इन अ ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूट्रिएंट मीडिया। उसको ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है और ये न्यूट्रिएंट मीडिया बेसिकली क्या होते हैं, सिंथेटिकली डिजाइन किए हुए बनाए गए ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक सेल्स को ग्रो करने के लिए सभी एसेंशियल चीज उसमें क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। वो प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें कंटेन होती हैं। तो ऐसा केमिकल का एक ग्रुप जो कि एक सेल्स को सर्वाइव करने के लिए इसेंशियल हो और इस सेल्स को सर्वाइव करने के लिए सारी चीज़ उसमें प्रेजेंट हो, उसे आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया के नाम से जानते हैं। और तो इनका इनकी प्रॉपर्टी पहले क्या हो गई कि ये सेल्स, ये जो आपके एनिमल सेल्स होंगे वो कोई भी ग्लास का या प्लास्टिक का जो वेसल्स होगा जिसमें कि न्यूट्रिएंट मीडिया आपने रख रखा है उसमें आसानी से ग्रो ये कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि ये मोर्टेलिटी शो करते हैं, मतलब इनका एक लिमिट फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, ये इमोर्टल नेचर के नहीं होते हैं। जैसा कि आपने कैंसर में पढ़ा, ये कैंसर्स आर इमोर्टल इन नेचर। तो यहाँ पे आपके जो नॉर्मल एनिमल सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मोर्टेलिटी होती है, मीन्स उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है कि उसके बाद वो क्या करेंगे, डेथ कर जाते हैं। तो मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद द नॉर्मल एनिमल सेल्स, जितने भी आपके नॉर्मल एनिमल सेल्स होते हैं उन सब का एक डेफिनेट लाइफ टाइम होता है और उसी को आप क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब किसी भी वेसल्स में या कंटेनर में आप सेल्स को लेकर के ग्रो कराना शुरू करते हैं, सो जैसे जैसे टाइम इनका बीतता जाता है वैसे वैसे क्या करता है, पॉपुलेशन इनकी बढ़ती जाएगी और आफ्टर सम टाइम्स एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे सेल एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे लेयरिंग बनना शुरू हो जाती है। मतलब मान लीजिए एक लेयर आपकी ये बन गई और इस तरीके से इसके ऊपर अब क्या होगा, ग्रोथ करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो ऐसे कंडीशंस में ये जो सेल्स होती हैं वो सेल्स सही तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाती, ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती, इनका ग्रोथ क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है। सो इस प्रॉपर्टी को आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के नाम से जानते हैं कि जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी क्लोज वेसल्स में आप उनको न्यूट्रिएंट मीडिया डाल करके ग्रो करा रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम्स के बाद उनका क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होना शुरू हो जाता है। मीन्स ढेर सारे जब सेल्स आपस में बन जाएंगे तो वहाँ पे उनसे उसकी ग्रोथ में क्या होती है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कॉलोनी फार्मिंग ऐसे होते हैं, मतलब इनके पास ये होता है, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं कि कॉलोनी फार्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब ढेर सारा जो ग्रुप बना रहा है वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ग्रुपिंग के हिसाब से रहते हैं, तो इनको आप कॉलोनी फॉर्मेशन ये ऐसे के नाम से जानते हैं और इस ऐसे से आप स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं कि हाँ हमारा जो सेल्स हमने कराया था ग्रो वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई गई एनिमल सेल्स के कल्चर का, जिसमें आपने देखा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनको प्लास्टिक वेयर में या ग्लास वेयर में आसानी से आप ग्रो करा सकते हैं इन सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। दूसरा, इनका नेचर कैसा होता है, मोर्टेलिटी होती है। तीसरा, आपने देखा कि इनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। चौथा, इनका कॉलोनी ऐसे होता है, मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग ऐसे आप के नाम से जानते हैं इसको। बैक्टीरिया के केस में अगर हम लोग बात करें तो इसको सीएफयू के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे सीएफए के नाम से माना गया है, कॉलोनी फार्मिंग ऐसे। तो आप कॉलोनी के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो आपने एनिमल सेल्स का कल्चर कराया है वो हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कल्चर मीडिया हैं जिसमें आप एनिमल सेल टिश्यू कल्चर को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, मीन्स करा सकते हैं। तो ये आपके जो न्यूट्रिएंट मीडिया होंगे वो नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं, राइट। तो नेचुरल मीडिया आपका कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया आर देयर, तो जो कि नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन सी मीडिया आपके नेचुरल कैटेगरी में हैं और उनका क्या नाम है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो नंबर पहला है दैट इज़ द एक आपका नेचुरल मीडिया का मतलब ये हुआ कि उनको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से या किसी सिंथेटिक कंपाउंड से बनाया ना गया हो, वो नेचर में पाए जाने वाले हों, राइट। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के जो क्लॉट्स होता है या कोगुलेंस होते हैं, ये आपके एज़ बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और इनको एज़ अ न्यूट्रिएंट मीडिया के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द कल्चरिंग ऑफ एनिमल सेल्स। तो जितने भी प्लाज्मा डॉट्स होंगे, मीन्स प्लाज्मा जो होंगे उनको, या तो फिर आप कोगुलेंस जो होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ न्यूट्रिशंस के फॉर्म में या न्यूट्रिएंट मीडिया के फॉर्म में। दूसरा आपका आता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो आपकी
आपकी बॉडी से निकलने वाले फ्लूइड लाइक एज अ ब्लड है, लाइक एज आपके जितने भी सेल्स के इंटरनल में पाए जाने वाले जो फ्लूइड होते हैं, या फिर आपका पैंक्रियाज से निकलने वाला जो फ्लूइड है, ये सारे जो फ्लूइड होते हैं ये एक्चुअली बेसिकली आपका क्या क्या काम करते हैं। प्लाज्मा भी एक तरीके का फ्लूइड आता है, ब्लड भी आपका तरीके का फ्लूइड होता है। ये सारे जो होते हैं वो आपके बहुत हाईली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और इनसे चल करके आपका क्या बनता है, मीन्स ये न्यूट्रिएंट मीडिया का काम करते हैं, और इनको किसी भी एनिमल सेल्स को या एनिमल टिश्यू को आप इन सारे मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। तो बॉडी से निकलने वाले डिफरेंट टाइप के जो फ्लूइड्स होते हैं वो एज अ काम करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टिश्यू एक्सट्रैक्ट, कि किसी के टिश्यू से अगर आपने कोई बीफ निकाला हुआ है, जैसे बीफ एक्सट्रैक्ट जिसे आप बोलते हैं, तो उससे उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ढेर सारे आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं। तो वो आपका जो टिश्यू एक्सट्रैक्ट होता है ये भी आपका काम कर सकता है एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया के फॉर्म में। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 डिफरेंट टाइप के आपके नेचुरल मीडिया हैं, और इन तीनों टाइप के मीडिया को आप यूज़ करके आर्टिफिशियल कंडीशंस में एनिमल सेल्स को ग्रो करा सकते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि सिंथेटिक मीडिया कौन-कौन सा है। तो सिंथेटिक मीडिया जैसा कि नाम से ही बता रहा है कि ये मैनिपुलेटेड है, मीन्स इसे बनाया गया है और उसमें ढेर सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले गए हैं। तो पहला है आपका मेम, जिसका फुल फॉर्म है मिनिमम एसेंशियल मीडिया। ये आपका एक ऐसा मीडिया होता है जिस पे आप नॉर्मली किसी भी एनिमल सेल्स को क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं, ग्रो कराते हैं। मतलब इसका फुल फॉर्म ही आपको बताता है कि इस मीडिया में वो सभी कंपोनेंट्स एसेंशियली जो होंगे वो मिले हुए होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट एक सेल्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। तो किसी एक सेल्स को जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इस मीडिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप ऐसे मीडिया को मैम मीडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नाम है CMRL 1066 मीडिया के नाम से, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया कनार्ड मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इस लेबोरेटरी में ये मीडिया बनाया गया था फॉर द पर्पज ऑफ कल्चरिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज, सो दैट इज वाई इन्होंने अपना नाम दे दिया। तो ये मीडिया भी आपका क्या है, एक एनिमल मीडिया कैटेगरी में आता है। आपसे एग्जाम में यही मीडिया का नाम ही पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा मीडिया आपका एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए आप यूज़ करेंगे, कौन सा मीडिया आप प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करेंगे, कौन सा मीडिया आप बैक्टीरिया के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको सारे मीडिया के बारे में जितना भी आपका कंपोजिशन था वो अच्छी तरीके से आपको बता दिया। सबके नाम भी आपको बता दिए। प्रीवियस क्लासेस में आपको प्लांट के लिए, इसके पहले आपको बैक्टीरिया के लिए। तो आप उन मीडिया को अच्छे तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम्स में सवाल यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है RPMI 1640 मीडिया, जिसका नाम है रॉसवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे ये मतलब इस मीडिया को यहाँ पे बनाया गया था काम करने के टाइम पे, और इन्होंने अपने उसी के नाम पे बेसिस पे मीडिया का नाम दे दिया है। तो 3 आपने देखा यहाँ पे आपके नेचुरल मीडिया है, 3 आपके क्या है, सिंथेटिक मीडिया है। और इनके बेसिस पे आपने यहाँ पे जाना कि ये सभी जो मीडिया के नाम हैं वो बेसिकली स्पेशली यूज़ किए जाते हैं फॉर द एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए। और इन मीडिया का काम यही होता है कि एनिमल टिश्यू कल्चर को ग्रो कराने के लिए या एनिमल सेल्स को ग्रो कराने के लिए जितने रिक्वायरमेंट होती है जिन कंपोनेंट्स की, वो सारे कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप एक ब्रीफ देख सकते हैं कि एनिमल टिश्यू कल्चर का मीन क्या होता है। आप डिजायरेबल जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन से आपने क्या किया है, सेल्स को निकाला है, सोमेटिक सेल्स को, और आपने उसको रिस्पेक्टिव एक कल्चर मीडिया में क्या किया है, डाल करके उसको ग्रो कराया है। ग्रो कराने के बाद आप देखेंगे कि हाँ, वो फिर से आपका क्या होता है, फ्लरिश हो जाता है, मीन्स और अच्छे से डिवाइड होता है। और अगर ये प्लूरिपोटेंट सेल्स होती है, तो प्लूरिपोटेंट का मतलब आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसी एबिलिटी जिससे एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा आपका होल ऑर्गेनिज्म अगर बन जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ प्लूरिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका जो एनिमल टिश्यू कल्चर का जो रोल है वो जो आपका जो एक डायग्राम है वो कैसा है, किस तरीके से होता है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो नॉर्मल आपका सेल्स यहाँ से निकाला गया, सोमेटिक सेल्स, उसके बाद यहाँ पे कोई मीडिया में ग्रो कराया गया, फिर उसको यहाँ पे बड़े स्ट्रक्चर पे आपको देखा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये एनिमल टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या होता है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनिमल सेल कल्चर, की कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जब हम एनिमल टिश्यू कल्चर पे, एनिमल सेल कल्चर पे काम करते हैं तब। तो एनिमल सेल कल्चर को काम करने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए? पहले तो हमको एनिमल टिश्यू चाहिए, फिर इसके बाद हमको मीडिया चाहिए, फिर हमको उस मीडिया को रखने के लिए इक्विपमेंट चाहिए। तो कौन-कौन से हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो पहला है लैमिनार एयर फ्लो, और आपका ये लैमिनार एयर फ्लो क्या करता है, एक एसेप्टिक मीडिया आपको मीन्स एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप जो ये कंटामिनेशन फ्री एरिया होता है उस पे अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये एक आपका वर्किंग टेबल होता है जहाँ पे सारे के सारे जो एयर होंगे वो तरीके से एसेप्टिक होंगे, वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा। तो कंटामिनेशन फ्री
आपका जो एयर होता है प्रोवाइड करता है लैमिनार एयर फ्लो। इसके बाद आपका CO2 इनक्यूबेटर जो कि आपको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, मीन्स वहाँ पे आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर होंगे, ऑप्टिमम CO2 और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा ताकि चल करके अच्छे तरीके से सेल आपका ग्रो कर पाए। तो CO2 इनक्यूबेटर हो गया। नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूज है, और इस सेंट्रीफ्यूज का आप यूज़ करते हैं कि किसी भी जो भी आपके कंपोनेंट्स मिले हैं उनमें से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पार्ट हैं सेल्स के, उनको आप सेपरेट आउट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप क्यों है, इसका मीन क्या है आप यहाँ पे समझिए कि चूंकि जब हम लोग एनिमल सेल्स को ग्रो कराते हैं तो ये एनिमल सेल्स क्या होता है, ऐसे बॉटम की तरफ नीचे की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है, मीडिया आपका ऊपर की तरफ होता है। तो अगर आप इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ये सही तरीके से आपको दिखेगा नहीं, राइट। तो इसको देखने के लिए आपको इन्वर्ट करना पड़ता है, और इन्वर्ट मतलब इसको देखने के लिए आपको जिस माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उसको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लाइट आपका ऐसे नीचे से जाता है और आप यहाँ पे स्पेसिमेन क्या करते हैं, रखते हैं स्लाइड पे, और इस स्लाइड होता हुआ क्या करेगा आपका, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यहाँ पे जाता है, और फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आई पीस से आप इसको देख लेते हैं। इस केस में उल्टा होगा, जो लाइट पड़ेगी आपकी कहाँ से पड़ेगी, ऊपर से पड़ेगी, और आप जो प्लेट यहाँ पे रखेंगे, मीन्स जो स्लाइड आप रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे, और आपका देखने वाला ऐसे साइड में होता है इधर की तरफ। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो किसी भी एनिमल टिश्यू कल्चर में, एनिमल सेल कल्चर के टेक्नोलॉजी में, एनिमल सेल्स को देखने के लिए जो भी आपने ग्रो कराया हुआ है उन सेल्स को देखने के लिए आपके पास क्या होता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो बॉटम पे डिपॉजिट होते हैं, मीडिया आपका ऊपर होता है। तो जब आपको वो देखना होता है तो आप उसको इन्वर्ट कर देते हैं, और इन्वर्ट करने के बाद जब आप देखेंगे तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट आपका कल्चर रूम। कल्चर रूम बेसिकली आपका एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होते हैं, और अच्छे से जो भी आपकी सेल्स एनिमल की कल्चर कराई गई है उन कल्चर्स को ग्रो करने के लिए वो ऑप्टिमम कंडीशंस क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो मतलब उस रूम में आपका कंट्रोल्ड कंडीशंस होता है, और जो भी आपके ग्रोथ करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लाइक एज ए टेम्परेचर है, लाइक एज ए पीएच है, लाइक एज ए लाइट है, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये फिगर आपको जो दिखा रहा है लेमिनार एयर फ्लो का है, ये आपका इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये आपका देखिए लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट पड़ेगा ऑब्जेक्ट वाले लेंस पे, कंडेंसर पे, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, देन इसके बाद आपका आकर के यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ऐसे माइक्रोस्कोप को आप इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप आपका एनिमल टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जबकि नॉर्मली आपने देखा था कौन सा, दैट इज द वर्टिकल वाला जो माइक्रोस्कोप होता है, मीन्स नॉर्मल तरीके का, राइट। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, ये CO2 इनक्यूबेटर है जहाँ पे आपको टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम बने हुए होते हैं, आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, और आप इसको ग्रो करा करके मीडिया में क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये इंटरनल आपका सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका सेंट्रीफ्यूज है जिसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके इक्विपमेंट थे, और इन इक्विपमेंट का हेल्प से आप एनिमल टिश्यू कल्चर क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि एनिमल टिश्यू को आप कैसे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और क्या उनके लिए मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि आइसोलेशन करने के लिए फिजिकल और एंजाइमेटिक मीन्स केमिकल दो तरीके होते हैं। या तो आप फिजिकली क्या करते हैं, उसको वहाँ से डिसएग्रीगेशन करते हैं, या तो फिर आप एंजाइमेटिक क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। तो इन दोनों का अपना अपना अलग अलग पर्पज़ है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप उसको ब्रेकआउट करते हैं, जैसे उसको आप क्रश करते हैं, क्रश करके आप सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं। एंजाइमेटिक का मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग बनी हुई होती है, कुछ प्रोटीन्स के कोलेजन्स होते हैं, पेप्सिनोजेंस होते हैं, इनसे आपका एक एंजाइम जो होता है ये ब्रेक करता है दो सेल्स के बीच के जो बॉन्डेड होते हैं। अगर टिश्यूज में कोई सेल्स अगर है तो सबका आपका कोलेजन प्रोटीन से या फिर आपके पेप्सिनोजेन से या पेप्सिन से क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो फिजिकल का मतलब हुआ कि वहाँ पे आप उसको रैप्चर करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं। एंजाइमेटिक का मतलब होता है वहाँ पे एंजाइम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो आपके सेल्स आपके निकले हैं उन सेल्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी सेल्स कल्चर और सेकेंडरी सेल्स कल्चर, राइट। तो प्राइमरी सेल कल्चर का मतलब क्या हुआ कि जब कभी आपने किसी टिश्यू से सेल्स को निकाला और उसको अपने मीडिया में ग्रो कराया तो उस ग्रो को आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। सेल्स आर डिसोसिएटेड फ्रॉम द पेरेंटल टिश्यूज बाय ट्रिप्सिन्स एंड कोलेजन। तो ये आपके क्या हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स आपके क्या करते हैं, जो दो सेल्स जो आपकी सेल्स हैं जो कि टिश्यू के फॉर्म में बनी हुई हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करेगा ताकि यहाँ से फ्री फॉर्म में निकल पाए। तो ये आपके दोनों जो केमिकल्स हैं मीन्स एंजाइम हैं वो केमिकल या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और
उनको डिसोसिएट करा करके फिर क्या किया जाता है, ग्रोथ कराया जाता है लेबोरेटरी कंडीशंस में। तो ऐसे सेल्स का ग्रोथ को हम प्राइमरी कल्चर या प्राइमरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। जब आपने नॉर्मल किसी सपोज़ कीजिए कि अगर आपका ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन से आपने क्या किया, पहले सेल्स को यहाँ पे आइसोलेट किया और इस सेल्स को आपने फिर से क्या किया, पेटी प्लेट्स पे ग्रो कराया एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। जब कभी प्राइमरी सेल कल्चर्स को लेकर के फिर से इसको सब कल्चरिंग कराया जाए किसी प्लेट में, किसी मीडिया में, तो उसको आप सेकेंडरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो सेल्स कैन बी ग्रो एज एडहेरेंट, मीन्स आपका एंकोरेज डिपेंडेंट, मतलब जो आपकी सेल्स होती हैं वो हो सकता है कि वो उससे वॉल से या उससे मीडिया से क्या हो, आपका अटैच होकर के ग्रो करे, या सस्पेंशन कल्चर के नाम से उसको ग्रो कर सकता है, मीन्स वहाँ पे इंकरेज नहीं होगा, मीन्स अटैचमेंट वहाँ पे नहीं होगा। कब, जहाँ पे आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो मीडिया में जब आपने एनिमल सेल्स को डाला है तो वहाँ पे उसका 2 बिहेवियर हो सकता है, या तो हो सकता है एडहेरेंट हो जाए, मीन्स चिपक जाए, तो उसको आप बोलेंगे एंकरेज डिपेंडेंट, और दूसरा हो सकता है आपका सस्पेंशन के फॉर्म में हो, मीन्स वहाँ पे कोई भी एंकरेज ना हो, तो उसे आप एंकरेज इंडिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेल कल्चर या सेकेंडरी सेल लाइन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्राइमरी आपके सेल्स होते हैं, उन सेल्स को फिर से सब कल्चरिंग किया जाए, फिर से न्यूट्रिएंट मीडिया देकर ग्रो कराया जाए, तो आप उसके सेकेंडरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। ओके। और सेकेंडरी सेल कल्चर की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि जब हमको डिजायरेबल किसी सेल्स को, जैसे मान लीजिए प्राइमरी आपने पहले क्या किया, टिश्यू से लिया और टिश्यू से लेकर के आपने इसको ग्रो कराया, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपकी सेल्स हैं वो आ रही हैं। तो कुछ सेल्स होंगी जो कि बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, उन सेल्स को लेकर के फिर हमने दूसरे मीडिया पे क्या किया, दूसरे प्रॉपर्टी वाले मीडिया पे ग्रो कराया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ आने वाले को क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी कल्चर। यहाँ से यहाँ जाने वाले को क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका फिजिकल मेथड होता है डिसइंटीग्रेशंस का, मतलब सेल्स को निकालने का, उसके लिए क्या-क्या प्रोटोकॉल है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ-साथ में आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो आपके एंजाइमेटिक मेथड होते हैं उनके लिए क्या ही प्रोटोकॉल है। तो पहले हम देख लेते हैं आपका एंजाइमेटिक मेथड के लिए, मीन्स ये वाले फिगर को, और दूसरा हम देख लेते हैं फिजिकल वाले के, मीन्स ये वाले फिगर को। तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल मेथड में कोई आपके जो एंजाइम्स होंगे, मतलब जो आपके टिश्यूज़ होंगे उनको पहले रप्चर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको क्या करेंगे, निकाल पाएँगे। तो यहाँ पे लिया गया कि टिश्यू सैंपल है और इसको प्रेस थ्रू द 100 म्यूएमएस पेट्री डिस्क कंटेनिंग बीएसएस, ये ओवाइन सीरम एल्बुमिन है आपका, उसमें रखा जाएगा। मीन्स आपने टिश्यू लिया, टिश्यू का सैंपल लिया और उस टिश्यू को आपने एक प्लेट लिया जिसमें पेटी प्लेट्स है, और उस पेटी प्लेट्स में पहले से क्या है, आपका मीडिया है, तो उस मीडिया में आपने क्या किया, रख दिया। तो यहाँ पे सेल्स प्लस टिश्यू डिब्रीजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, और प्रेस किया जाता है आपको ये मतलब इतने उस पे, ताकि वो सेल्स पूरी क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टी फिर से रिपीट किया जाएगा, ये वाला प्रोसेस, यही वाला, मतलब उसको फिर से प्रेस किया जाएगा उस मीडिया में, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो फिर से आपकी रप्चर हो जाएँ। तो मोर सेल्स प्लस टिश्यू डिब्रीजेस यहाँ पे दिख जाएँगे, और सारी सेल्स आपको दिखाई देगी, और टिश्यू भी क्या होगा, आपके जो डिब्रीजेस होंगे, मीन्स उसके रेस्ट ऑफ द जो वेस्ट पार्ट होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो फिर से ये रिपीट किया जाता है 2 टाइम्स, तो आपके वाइबल सेल्स जो होते हैं प्लस टिश्यू जो डिब्रीज होती हैं, वो दिखाई देना आपको शुरू कर जाती हैं। और उसमें हम फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं टिश्यू के डिब्रीजेस को, तो आपके सिर्फ और सिर्फ वाइबल सेल्स क्या होती हैं, दिखाई वहाँ पे देती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, वाइबल सेल्स होगा। और आपकी जो डैमेज टिश्यूज होती है, मीन्स इसका ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो डैमेज टिश्यू हो जाती हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। फिर आप इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद फिर इसको आप सेपरेट करते हैं वाइबल सेल्स को डैमेज सेल्स से, और आप इसको क्या करते हैं, इनक्यूबेट कर देते हैं या फिर इसको रख देते हैं। तब जाकर के ये आपका जो बनेगा उसको आप प्राइमरी सेल्स एडहेरेंस या प्राइमरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी सेल्स कल्चर का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली आपने टिश्यू से पहले टिश्यू सैंपल लिया, फिर आपने उसको क्या किया, मैकेनिकली उसको प्रेस किया, और उसके बाद आपने वहाँ पे ये वाला प्रोसेस जो 2 से 3 बार आपने उसको डिवाइड किया। ये सब कर कहाँ पे रहे हैं आप, मीडिया पे, जिसपे कि आपका बीएसएस क्या हुआ है, कंटेन किया हुआ है, ताकि अच्छे तरीके से आपकी प्रोसेस वो होती रहे। और फाइनली आपको एक सेल्स मिल जाएगा आइसोलेटेड फॉर्म में, जो कि आपका प्राइमरी सेल्स के नाम से जाना जाता है, मीन्स प्राइमरी सेल्स आपका वो कहलाएगा। तो ऐसा कल्चर जहाँ पे आप एनिमल टिश्यू से लेकर के एक सेल्स को ग्रो करा रहे हैं, उस ग्रो को आप प्राइमरी के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है सेकेंडरी कल्चर। तो दूसरा आपका है ये एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में आप देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले आपके जो अभी सैंपल होंगे, उन सैंपल को आप न्यूट्रिएंट मीडिया में रखेंगे, और उसमें एक एंटीबायोटिक भी डाल देंगे, ताकि कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया जो अनवांटेड है वो आपके ग्रो ना करें। और फिर आप सैंपल को लेकर के यहाँ पे आएंगे, फिर इसके बाद बेसल सॉल्ट सॉल्यूशंस है यहाँ पे, और
प्लस एंटीबायोटिक है, और यहाँ पे आपका डाइसेक्शन होगा टिश्यूज़ का, फिर चॉप्ड किया जाएगा, मीन्स को कट किया जाएगा, एंड वॉश बाय सेटिंग एंड कंप्लीट मीडियम विथ कोलेजेंस, या फिर जो एंजाइम्स होंगे उनको डाला जाएगा ताकि वहाँ से वो टिश्यू निकल सके। तो डिसइंटीग्रेट टिश्यू प्लस टिश्यू रेसिड्यूज, तो यहाँ पे जो टिश्यूज आपकी निकली हुई है वो, और प्लस टिश्यूज की जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपको दिखाई देंगे। फिर पेपेटिंग किया जाएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद आपका जो डिस्पर्स सेल्स होंगे वो प्लस रिड्यूसिबल कल्चर एपिथेलियल जो सेल्स होंगे वो, ये दोनों आपके यहाँ पे बन जाएंगे। फिर इसको वॉश आउट किया जाता है, तो फिर आपकी डिस्पर्स जो सेल्स होंगी वो सस्पेंशन फॉर्म में आ जाएंगी। फिर आप उसको और ज़्यादा वो करेंगे तो प्लेट आउट कर देंगे, तो वो आपका पूरा का पूरा जो सेल्स बनेगा प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से एंजाइमेटिक मेथड में आप एंजाइम का यूज करते हैं, जबकि आपका फिजिकल मेथड में आप उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, मीन्स रप्चर करते हैं। तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द प्राइमरी सेल कल्चर। और जब उसी प्राइमरी सेल कल्चर को सब कल्चरिंग कर दिया है तो उसे आप सेकेंडरी सेल लाइन या सेकेंडरी सेल कल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ सेल लाइन। तो टाइप्स ऑफ सेल लाइन्स में क्या-क्या है, यहाँ पे आप देखिए। पहला है आपका फाइनाइट सेल लाइन। तो फाइनाइट का मतलब होता है कि आपका एक लिमिटेड टाइम तक के लिए होगा। तो सेल लाइन व्हिच हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन एंड दे ग्रो थ्रू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल जनरेशंस। ऐसे सेल लाइन्स जो कि आपके, जिनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन हो और वो लिमिटेड ही आपके नंबर ऑफ जनरेशन तक ग्रो कर सकते हैं, उनको आप फाइनाइट सेल लाइन के नाम से जानते हैं। तो इनकी क्या-क्या प्रॉपर्टी हो सकती है आप यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टी ये शो करेंगे कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं। दूसरा डेंसिटी लिमिटेशंस होते हैं, मीन्स डेंसिटी अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो इनका जो ग्रोथ होगा वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। तीसरा है आपका एंकोरेज डिपेंडेंट, मीन्स ये अडहेयर होते हैं, दैट मीन्स ये वॉल से चिपकने वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। ग्रोथ रेट जो होती है वो बहुत स्लो होती है। जो डिवीजन, और ये जो हमेशा जो बनाएंगे ग्रोथ के टाइम पे क्या बनाएंगे, मोनोलेयर बनाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपका पेट्री प्लेट्स है तो ये जो सेल्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सिंगल सिंगल आपके क्या करते हैं, ऐसे लेयरिंग बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक सेल्स के ऊपर भी कोई सेल्स आपको दिखाई देगा ग्रो करता हुआ, ये जितना एरिया होगा ऐसे ये सिंगल सिंगल लेयर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो उसको आप बोलते हैं मोनोलेयर फॉर्मेशन। इनकी डबलिंग जो टाइम होती है बहुत ही आपकी मतलब एक तरीके से 24 से 96 आवर्स हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका ग्रोथ जो रेट होता है बहुत ही स्लो निकल करके आता है। दूसरा आपका है कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन, जिसको आप इनफाइनाइट बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो सेल का जो लाइफ स्पैन होगा वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं होगा। सो गिव राइज टू कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। ये हमेशा आपके सेल लाइन देते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और ऐसे सेल लाइन को हम कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहला तो एक इनकी प्लॉइडी होती है। प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर। तो ये क्रोमोसोम नंबर आपके जो होते हैं वो आपके चेंज भी हो सकते हैं। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर को आप प्लॉइडी के नाम से जानते हैं, या एनोप्लॉइडी या प्लूप्लॉइडी जो भी है। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब इनका डिवीजन बहुत फास्ट होता रहता है तो वहाँ पे इनके क्रोमोसोम नंबर भी क्या करते हैं, वेरिएशंस में आ जाते हैं, ड्यू टू द एनी रीजन ऑफ मॉलिकुलर एंड एनी रीजन ऑफ द जेनेटिक्स के कारण। जैसे नॉन जंक्शन हो सकता है, मल्टीपल आपके वहाँ पे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ आपके जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी हिसाब से आपके क्या होते हैं, ये प्लॉइडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन में आपका कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। इसके बाद आपका नो एंकरेज डिपेंडेंट, मीन्स यहाँ पे कोई एडहेरेंट भी नहीं होगा, कोई सेल आपकी किसी वॉल से अटैच भी नहीं होगी। इसके बाद इनका जो मोड होगा वो मोनोलेयर हो सकता है या सस्पेंशन बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने मोनोलेयर के बारे में ऊपर देख लिया, तो मोनोलेयर होगा तो सिंगल लेयर बनाएगा। सस्पेंशन का मतलब होता है कि वहाँ पे मल्टीपल आपके लेयर क्या होते हैं, बन जाते हैं। या इनकी ग्रोथ रेट बहुत रैपिड होती है और इनको डबलिंग टाइम जो होता है 12 से 24 घंटे के आसपास लगता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो सेल लाइन होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, और क्या क्या किसकी प्रॉपर्टी इसके बारे में आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशंस फॉर कल्चरिंग एनिमल सेल्स। तो कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसमें आप एनिमल सेल्स को कल्चर करा सकते हैं, जो कि उसके लिए सुटेबल होता है। तो नंबर पहला है टेम्परेचर। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपके जो एनिमल सेल्स कल्चर की टेम्परेचर होते हैं वो आपका 28 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे आपके जो एनिमल सेल्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। दूसरा है आपका पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपका 7 से लेकर के 7.4 के बीच में होना चाहिए। इस पीएच रेंज पे मोस्ट ऑफ द एनिमल जो सेल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपकी ऑस्मोलरिटी। तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट एंड ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, और इनको उस आर्टिफिशियल मीडियम में इनकी ऑस्मोलरिटी क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। जैसे अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के केसेस में आप
एनएस मीन्स नॉर्मल सलाइन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप सॉल्ट एंड ग्लूकोज के सॉल्यूशंस को मिला करके ऑस्मोलरिटी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जितने भी ऑलमोस्ट आपके कॉमर्शियल मीडिया बनाए जाते हैं, फॉर्मेट किए जाते हैं, उनके पास जो ऑस्मोलरिटी होती है वो लगभग आपका कितना है, दैट इज 300 मिलीमोलर आपकी ऑस्मोलरिटी पाई जाती है। ये वैल्यू आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और ऑस्मोलरिटी कैन बी चेक डायरेक्टली विद एन ऑस्मोमीटर। तो ये ऑस्मोमीटर आपकी ऑस्मोलरिटी को चेक करने वाला एक मीटर होता है। यहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं, माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से कुछ पूछ ले। तो इसके बाद आपका क्या है, दैट इज सीरम एंड एंटीबायोटिक है। मीन्स आपके ऑस्मोलरिटी के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है सीरम एंड एंटीबायोटिक है। तो सीरम आपका क्या करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मतलब आपके ये एक न्यूट्रिएंट रीच होता है, तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करता है। और एंटीबायोटिक जो होते हैं वो ग्रोथ करने से बचाने का काम करते हैं, किसको, बैक्टीरिया को या फिर फंगस को। तो फंगस और बैक्टीरिया का अटैक आपके कल्चर पर ना हो जाए, ताकि आप जो कल्चरिंग करा रहे हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए मीडिया में पहले ही हम लोग एंटीबायोटिक क्या करते हैं, डाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक कॉमनली आपका यूज होता है वो आपका टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों एंटीबायोटिक क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, राइट। तो सीरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल्स कल्चर्स। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया गया है बीएसए और एफएबीसी का। तो ये आपके एग्जांपल है भी मतलब इसके सीरम के। और सीरम जो होता है वो एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया का क्या करता है, काम करता है। दूसरा आपका जो एंटीबायोटिक यूज़ किया गया है वो एंटीबायोटिक में क्या क्या है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये दोनों आपके क्या है, बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। और इनका मेन पर्पज होता है कि फंगस को और बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज एंड रिवाइवल ऑफ द सेल्स, कि किस तरीके से आप एनिमल टिश्यू कल्चर को या एनिमल सेल्स को स्टोर करेंगे, और फर्दर कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे कैसे रिवाइव करेंगे अपने काम को करने के लिए। तो रिवाइवल का मतलब होता है कि जो स्टॉक कल्चर आपने बना रखा है उसको वर्किंग बनाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट मीडिया देना पड़ता है, और तब जाकर के वो अच्छे से ग्रो करेगा, फिर आपके काम करने के लायक कंडीशंस में आ पाता है। सो द प्रोसेस ऑफ maintaining of a reliable, that means maintaining of a stock solutions as compared to the that is the working solutions is known as the रिवाइवल ऑफ द कल्चर। सो जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि जो स्टॉक सॉल्यूशंस होते हैं उन स्टॉक सॉल्यूशंस को लेकर के वर्किंग सॉल्यूशंस बनाने की जो प्रोसेस होती है, आपसे आप रिवाइवल के नाम से जानते हैं। तो स्टोरेज एंड रिवाइवल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज किया जाता है सेल्स को स्टोर करने के लिए। इसका टेम्परेचर आपको कई बार बता चुका हूँ, -180 से लेकर के 196 तक का होता है, और इस टेम्परेचर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि ये सेल्स जब बहुत ज़्यादा आपके क्राई हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा आपके कूल हो जाते हैं, तो उनको नॉर्मल लाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको आप क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे एजेंट जो कि आपके चिलिंग से बचाते हैं, मीन्स ओवर चिलिंग से बचाने का काम करते हैं, उनको आप क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से हैं वो भैया, ग्लिसरॉल है और डीएमएसओ है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है। ये आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है कि कौन कौन से एजेंट आपके एज अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों आपके एजेंट ऐसे होते हैं जिनको डाल देने से जो चिलिंग की इफेक्ट होती है आपकी एनिमल सेल्स पे वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और नॉर्मल कंडीशंस में वो बना रहता है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ जीन डिलीवरी इनटू द सेल्स। कौन कौन से मेथड है जिस मेथड से आपका एनिमल सेल्स में जीन क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट मेथड है, दूसरा आपको लाइपोफेक्शन मेथड है, तीसरा आपका माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, चौथा आपका इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है। और ये आपके जो मेथड है वो कब कब क्या, लाइपोफेक्शन का मतलब होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट तो आपका जिस तरीके से पेक काम करता है वैसे ही होता है। इसके केमिकल के मीडिएट के थ्रू मीन्स दो एनिमल सेल्स होंगे, इस केमिकल सेल्स में अगर आपको इसके केमिकल के प्रेजेंस में अगर आप फ्यूज करा देते तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। लाइपोफेक्शन का मतलब होता है कि लिपिड की जो वेसाइकल्स होती हैं उन वेसाइकल्स में आप डिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, ऐसे वेसाइकल्स में कंटेन कर देते हैं, और चूंकि ये वेसाइकल्स आपका जा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे मेथड को आप लाइपोफेक्शन के नाम से जानते हैं कि लिपिड कंटेनिंग जो वेसाइकल्स होती हैं उन वेसाइकल्स के इनसाइड में आपने डिजायरेबल डीएनए के पार्ट को, सीक्वेंस को रखा हुआ है, और वो आपका जो वेसाइकल्स है वो नॉर्मल सेल्स से इन्फेक्शन करके, मीन्स इंट्रैक्ट होकर के उनके मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर के अपना जो डीएनए होता है वो रिलीज कर देता है। माइक्रो इंजेक्शन आपको प्लांट में पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ
पे बहुत पोर साइज़ बहुत नीडल इनकी जो होती है बहुत पोर साइज़ छोटी होती है, मतलब कम डायमीटर का होता है, तो डीएनए लेकर के आप डायरेक्टली एनिमल सेल्स में क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेसिस का भी मतलब आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ा चुका हूँ। हाई वोल्टेज के प्रेजेंस में जो आपकी मेम्ब्रेन की पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे कि आपका जो डीएनए होता है आसानी से ट्रांसफर उसमें हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर के, क्या-क्या उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स आपके एनिमल सेल कल्चर से बनाए गए हैं। तो नंबर पहला है एरिथ्रोपोएटिन ईपीयू, जो कि आपका एनीमिया के डिजीज़ में क्योर करने के लिए काम आता है। फैक्टर 8 जो कि हीमोफिलिया ए, फैक्टर 9 जो कि हीमोफिलिया बी, और इसके बाद एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इनफर्टिलिटी को कम करने में क्या करता है, यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है जो कि आपके ग्रोथ डिफिशियंसी में काम किया जाता है। इंटरल्यूकिन जो है जो कि आपके कैंसर थेरेपी में काम करता है। और टीपीए का मतलब है टिश्यू प्लाज्मोजेंस एक्टिवेटर, जो कि आपको स्ट्रोक देकर के में आपका काम किया जाता है। कैंसर थेरेपी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी काम की जाती है और ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी काम किया जाता है। तो इस तरीके से एनिमल टिश्यू कल्चर से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये मॉलिक्यूल्स का अलग-अलग डिजीज़ को ट्रीट करने में क्या होता है, यूज़ किया जाता है। सो आपने देखा कि एनिमल टिश्यू कल्चर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और कहाँ-कहाँ से आपके पॉसिबली सवाल बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपका, दैट इज़ द एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए जो यूज़ किया गया आपका न्यूट्रिएंट मीडिया है। आप उस न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में अच्छे से ध्यान रखिए। और इसके बाद क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट क्या हैं, ये आप ध्यान दीजिए। एनिमल टिश्यू कल्चर से कौन-कौन से प्रोटीन्स बनाए गए हैं, इन प्रोटीन्स का आप अच्छे से फंक्शंस के हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना के याद रखिए कि ईपीयू जो होगा वो एनीमिया में काम करेगा, फैक्टर 7 जो होगा हीमोफिलिया में काम करेगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रखिए। सो आपने देखा कि एनिमल टिश्यू कल्चर क्या है, उसके लिए कौन-कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन-कौन सा उसके लिए मीडिया चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल लाइन क्या होते हैं, सेल्स को डिसइंटीग्रेट कराने के लिए कौन-कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए कि एनिमल टिश्यू कल्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। और इसके बावजूद भी अगर फर्दर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम डाउट को बोल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।